सो हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं शॉर्ट्स की, जिसमें म्यूज़िक थ्योरी के बारे में बताया। सी शॉर्ट्स का क्या है, जल्दी रीचेबल रहती है ना। आजकल बहुत ट्रेंड में है कि शॉर्ट्स जल्दी मतलब ऑडियंस तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स के थ्रू कुछ थ्योरी समझाने की कोशिश करी थी। बट ये चीज़ ऐसी है ना, इसको आपको ना एक फुल वीडियो अगर मिल जाए तो उसमें आप अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं भी बहुत फ्री होके आपको समझा सकता हूँ, राइट। शॉर्ट्स मैंने बनाई दिए हैं, बट ये अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, फुल थ्योरी कवर करूंगा। ठीक है, अच्छे से सुनना। अगर वहां नहीं समझ में आता है तो एक बार इस वीडियो को देख लें पूरा का पूरा एंड तक। सारा बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने म्यूजिक नोट्स जो बताए थे, उसके बाद हमने किस तरह स्केल फाइंड किया फॉर्मूला लगा के। तो ये काफ़ी लंबी रहने वाली वीडियो। और मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से। हमारे म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं मैं ये बता रहा था फर्स्ट वीडियो में। 12 नोट्स होते हैं। हाँ, आपने कई जगह सुना होगा 7 सुर होते हैं। 7 नहीं होते भाई, 12 सुर होते हैं। 7 आपके होते हैं नेचुरल नोट्स, शुद्ध नोट्स जिन्हें बोलते हैं। क्लासिकल की लैंग्वेज में शुद्ध नोट्स बोलते हैं और वेस्टर्न में बोलते हैं नेचुरल नोट्स। ऐसे ही जो और बचे हुए 5, टोटल 12 हो गए आपके। सॉरी, 7 तो ये हो गए और बचे हुए 5 वो इन्हीं में ही छुपे हुए हैं कहीं। 7 सुरों में 5 सुर और हैं, उन 7 और 5 को मिला के बनते हैं आपके 12 सुर। तो 12 नोट्स का ये होता है एक क्रोमैटिक स्केल। 12 नोट्स का इस पूरे जो ऑक्टेव होता है, जो एक ऑक्टेव के अंदर 12 सुर होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमैटिक स्केल। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक, CHROMATIC, क्रोमैटिक स्केल बोलते हैं। तो ये 12 नोट जो आपके मैंने बताया, 7 नेचुरल एंड 5 आपके हो गए एक्सीडेंटल नोट्स, जो बीच में ही कहीं इनके छुपे हुए हैं। ठीक है, तो 7 शुद्ध, क्लासिकल की भाषा में 7 शुद्ध स्वर जिन्हें नेचुरल बोलते हैं, और 5 विकृत 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 स्वर जो कि एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं वेस्टर्न में। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो धीरे धीरे समझते हैं, सब समझ में आएगा। अब वेस्टर्न में जो फर्स्ट नोट होता है हमारे म्यूजिक का, उसे सी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्लासिकल में बोलते हैं ना, पहला सुर होता है सा। सा को सा दो सब सदे, तो सा फर्स्ट नोट होता है हमारा। ऐसे ही वेस्टर्न में फर्स्ट नोट होता है सी। तो सी से स्टार्ट होता है सी, डी, ई, एफ, जी। अभी जी के बाद वापसी ए पे आ जाएंगे, ए, बी। 7 सुर हो गए, पूरे 7 हो गए। सी, सी पे खत्म करते हैं, क्योंकि ये एक पूरा ऑक्टेव होता है। नीचे से शुरू होता है, ऊपर पिच पे जाके जो उसका लास्ट नोट होता है हाई पिच पे, वहां जाके खत्म करते हैं। तो सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। अब ये आप कहोगे 8 सुर हो गए, तो 8 नहीं हो सकते, क्योंकि वही जो सी था वही रिपीट हुआ है। ठीक है, सी ही तो रिपीट हुआ है, तो 2 नोट कैसे हो गए? वो तो बस एक ऑक्टेव चेंज हो गया, दूसरे ऑक्टेव का फर्स्ट नोट है वो, एक तरीके से पिच चेंज हो गई आपकी। ठीक है, 3 ऑक्टेव होते हैं। मैंने जो शॉर्ट्स बनाया उसमें ऑक्टेव्स के बारे में बताया, तो मैं इसमें भी क्लियरली आपको बताता हुआ चलता हूँ। 3 ऑक्टेव होते हैं, देखो। एक होता है मिडल ऑक्टेव, एक होता है उससे नीचे लोअर ऑक्टेव, मिडल से ऊपर होता है हायर ऑक्टेव। तो कैसे हम समझेंगे कि मिडल ऑक्टेव क्या होता है, हायर ऑक्टेव क्या होता है, लोअर ऑक्टेव क्या होता है? अभी मैं जिस आवाज़ में बात कर रहा हूँ, तो ये मैं मिडल ऑक्टेव पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाऊँ आवाज़ को, मतलब थोड़ा बेस में बोलूँ, यहाँ बोलूँ थोड़ा नीचे करके, भारी कर ली मैंने आवाज़ अपनी, थोड़ा नीचे, मतलब मैंने अपनी पिच को थोड़ा सा लो कर लिया। साउंड लो, साउंड कम नहीं किया, साउंड यही है। साउंड कम करना या साउंड ज़्यादा कर देने को पिच चेंज करना नहीं कहते। हाँ, वो सिर्फ आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो घटा रहे हो। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो ये मिडल ऑक्टेव है, नॉर्मल जिस ऑक्टेव में मैं बात कर रहा हूँ। बेस में बात करूँगा, अभी मेरी जो पिच है वो उतर चुकी है। यहाँ मैं बात कर रहा था पहले, अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम मेरा सेम ही है। अभी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, पिच मेरी ऊपर हो गई, पतली हो गई आवाज़। हाँ, ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा सा लाउड बात कर रहा हूँ, लेकिन वो पिच चेंज हो गई। ओके, तो ये होते हैं ऑक्टेव्स। मिडल ऑक्टेव, उससे पहले लोअर ऑक्टेव होता है, मिडल के बाद हायर ऑक्टेव होता है, देन हायर, ऐसे चलता चला जाता है, जिसकी जितनी रेंज होती है। तो ये ऑक्टेव्स आपको समझ में आए।
अब एक ऑक्टेव के अंदर ये आपके 12 सुर होते हैं, ठीक है, जो मैंने बताया सा रे गा मा पा धा नि सा से सा, सी डी ई एफ जी ए बी सी, फिर सी वापसी आएंगे तो सा रे गा मा पा धा नि सा नि धा पा मा गा रे सा। जाने को बोलते हैं आरोह, सा रे गा मा पा धा नि सा, इसको बोलते हैं क्लासिकल में आरोह या असेंडिंग। और फिर सा नि धा पा मा गा रे सा, वापस आया, इसको बोलते हैं अवरोह। आरोह जाना, अवरोह आना। पता होना चाहिए आपको, मतलब अगर आप गिटार भी प्ले कर रहे हो तो वेस्टर्न नोट्स के साथ साथ आपको क्लासिकल की नॉलेज होनी चाहिए। आई एम श्योर मेरे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे या होने वाले हैं वो इंडियन ही होंगे, तो क्लासिकल का आपको पता होना चाहिए। तो सा से सा गए आरोह, वापसी आए अवरोह, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है। तो नोट्स मैंने बता दिया आपको, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अगर मैं सी को रूट नोट मान रहा हूँ, मतलब सी से स्टार्टिंग होती है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो आपकी वेस्टर्न नोट्स होते हैं वो सी से स्टार्ट होते हैं। अभी इन 7 नोट्स के बीच में 5 जो छुपे हुए हैं वो क्या है? तो सी और डी के बीच में एक नोट होता है, उसे बोलते हैं सी शार्प। डी और ई के बीच में एक नोट होता है डी शार्प, 2 नोट और मिल गए। ई एफ के बीच में कोई नोट नहीं होता है। एफ और जी के बीच में होता है एफ शार्प, 3 नोट मिल गए। जी और ए के बीच में जी शार्प, 4 मिल गए। अब ए और बी के बीच में ए शार्प, 5 मिल गए। ये 5, और बी और सी के बीच में कोई नोट नहीं होता। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ई एंड एफ के बीच में देयर इज नो एक्स्ट्रा नोट, एंड सेम विद बी एंड सी। तो 5 ये प्लस 7, 12 स्वर हो गए आपके। अभी याद रहेगा आप लोगों को? हाँ, कोई पूछेगा 12 नोट्स मतलब म्यूजिक में कितने नोट्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 12 नोट्स होते हैं। कैसे होते हैं? सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। सी मतलब दूसरा ऑक्टेव स्टार्ट हो गया वो। तो ये हो गए आपके 12 नोट्स, ऐसे बता सकते हैं आप। अभी जो शार्प है, ये जो शार्प वाले नोट्स मैंने आपको बताया, शार्प का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। एक तो इसको डिनोट करते हैं हैश, लिखूंगा मैं, आप देखते रहना। हैश, ये हो गया आपका शार्प। और स्मॉल बी मतलब फ्लैट, FLAT, फ्लैट। अभी शार्प का मतलब क्या होता है? किसी सुर का अपनी जगह से चढ़ जाना। सी के बाद सी शार्प आ रहा है, तो मतलब वो सी शार्प जो है वो सी से थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, सुर उठा हुआ है, तो इसलिए उसके आगे शार्प लगा दिया। अब यही सी शार्प डी फ्लैट बन जाता है। क्या बन जाता है? डी फ्लैट। कैसे? मैंने बताया फ्लैट का मतलब होता है शार्प का मतलब चढ़ा हुआ, फ्लैट का मतलब उतरा हुआ। तो सी और डी के बीच में एक नोट है जिसे कहते हैं सी शार्प। तो सी से ऊपर है तो ये सी के लिए हो गया सी शार्प, सी से ऊपर है तो सी के लिए शार्प हो गया, तो सी शार्प बोल दिया। और जो अगला नोट है डी, उससे ये उतरा हुआ भी तो है, दोनों के बीच में है, तो किसी के लिए ऊपर है तो किसी के लिए वापस नीचे भी है। तो डी से उतरा हुआ है तो डी के लिए हो गया फ्लैट। फ्लैट हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, शार्प के लिए हैश, फ्लैट के लिए बी। तो डी फ्लैट, समझ आया? सी और डी के बीच में, सी के लिए शार्प, डी के लिए फ्लैट। तो 2 नाम हो गए, एक नोट के 2 नाम निकल के आए। तो कोई अगर बोलेगा कि डी फ्लैट कौन सा नोट है, तो आप सोच में मत पड़ जाना डी फ्लैट क्या होता है। डी को ही फ्लैट कर दो, तो डी को फ्लैट करके क्या मिलेगा आपको? सी और डी के बीच में एक नोट है जिसे हम सी शार्प बुलाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। डी फ्लैट बोलते। कोई बोलेगा कि जी फ्लैट, जी फ्लैट मतलब जी से पहले क्या आता है? एफ। तो एफ और जी के बीच में एक नोट होता है एफ शार्प, वो एफ शार्प ही तो जी फ्लैट है ना, क्योंकि जी से उतरा हुआ है। तो जी कैपिटल और स्मॉल बी फ्लैट, तो एफ शार्प और जी फ्लैट सीक्वेंस में चलते हैं। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। अब डी के लिए डी शार्प है तो ई के लिए क्या होगा? ई फ्लैट। ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं है। तो यहाँ ना तो कोई शार्प है ना तो कोई फ्लैट है, जस्ट ई एंड एफ। हाँ, ई और एफ। ई का फ्लैट तो था ही, ई का शार्प नहीं हो सकता। एफ का शार्प तो है लेकिन एफ का फ्लैट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कोई नोट ही नहीं है ना। तो किसी का शार्प, ना तो ई का शार्प बनेगा ना एफ का कोई फ्लैट बन पाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एफ और जी के बीच में एक नोट है एफ शार्प, तो एफ के लिए शार्प,
जी के लिए फ्लैट, जी फ्लैट, दो नाम हो गए उसके, एफ शार्प बोल लो या जी फ्लैट बोल लो। जी और ए के बीच में क्या है, जी शार्प, तो ए के लिए क्या हुआ, ए फ्लैट। ए बी के बीच में भी नोट है, ए शार्प, बी के लिए बी फ्लैट। अभी बी और सी में भी सेम चीज़ आ गई, बी का जब कोई शार्प नहीं होगा तो सी का फ्लैट कैसे होगा, नहीं होगा। फिर वही सी के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, सी के बाद सी शार्प, डी, डी शार्प। अब ये हायर ऑक्टेव जा रहा है, तो पिच हमारी जो गाने की पिच है वो ऊपर बढ़ती जा रही है, तो नोट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सेम यही नोट्स रिपीट होंगे आगे भी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प। अच्छा, नोट्स मिडल ऑक्टेव के हैं या हायर ऑक्टेव के हैं या लोअर ऑक्टेव के हैं, कैसे पहचानते हैं? मिडल ऑक्टेव के जो नोट लिखे होंगे, सी, डी, एफ, जी, जो भी लिखा होगा, इनके ऊपर या नीचे कोई साइन नहीं होगा, जस्ट सी लिखा होगा बस। मतलब सारे गाँव पाधे निशा जब हम गाएंगे या बजाएंगे तो सा ऐसे ही लिखा होगा, रे ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन जब हम ऊपर वाले ऑक्टेव पे पहुंचेंगे, हाई ऑक्टेव पे, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नि सा, नी तक तो 7 सुर हो गए आपके। अब ये जो सा आया है, यहाँ से अगला ऑक्टेव स्टार्ट है, तो सा के ऊपर लगाएंगे आप डॉट। किसी भी नोट के ऊपर डॉट लगी हुई मिल गई ना आपको, तो आप समझ जाना ये हाई ऑक्टेव का सा है या रे है या गा है। और अगर कोई डॉट नहीं लगी ऊपर नीचे कहीं भी, तो ये समझो मिडल ऑक्टेव के नोट्स हैं। सुर के नीचे अगर डॉट लगी है, लाइक सा नी धा, तो सा के बाद नी जो नीचे आ गया बेस में, यहाँ अगर बेस में जा रहा है तो बेस का मतलब है नीचे डॉट लग जाएगी नोट के। नीचे डॉट लगी हुई मिल गई किसी सुर के, समझ जाना ये बेस का मतलब लोअर ऑक्टेव। लोअर ऑक्टेव क्लासिकल में लोअर ऑक्टेव को बोलते हैं मंद्र सप्तक, मंद्र। और मिडल ऑक्टेव को बोलते हैं मध्य सप्तक। मिडल से ही समझ में आ रहा है ना, मध्य मतलब बीच का, ठीक है, मध्य। उससे पहले लोअर था, लोअर बोलते हैं मंद्र, मंद्र सप्तक। इसके बाद मिडिल के बाद जाता है हाई ऑक्टेव। हायर ऑक्टेव को क्या बोलते हैं, तार सप्तक, तार सप्तक, तार मतलब हाई। और हाई जाओगे तो अति तार सप्तक, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर, अति तार। तो ये क्लासिकल में बोलते हैं मंद्र, मध्य, तार। वेस्टर्न में बोलते हैं लोअर, मिडल, हायर। ये हो गए आपके ऑक्टेव्स। आपको सुर कितने होते हैं पता लग गया, और नोट्स क्या होते हैं पता लग गया, मतलब कौन से होते हैं, सी शार्प, डी, ऐसे करके पूरा 12 नोट्स का एक ऑक्टेव बनता है, स्केल बनता है, क्रोमेटिक स्केल। और हर ऑक्टेव में ये आपको मिलेंगे 12 सुर, चाहे मिडल ऑक्टेव हो चाहे लोअर हो। और आपको ये भी बता दिया कि मिडल ऑक्टेव के नोट्स हैं तो सिंपल रहेंगे, कोई उनके आगे पीछे कोई साइन नहीं होगा। हायर ऑक्टेव के नोट्स होंगे तो ऊपर डॉट लगी होगी सुर के ऊपर, लोअर ऑक्टेव के नोट्स होंगे तो नीचे डॉट लगी होगी सुर के। ऐसे आप पहचान सकते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी कि कौन से ऑक्टेव का ये सुर है, वही आप प्ले करोगे, है ना, आप इधर उधर गायब नहीं होगे। उसके बाद मैंने क्या करवाया, अब क्या करना है, ये जो आपके सी शार्प, डी शार्प, ये जो पूरा क्रोमेटिक स्केल है, हाँ, इसको गिटार पे देखना है कि ये नोट्स किधर हैं। रुक जाओ एक सेकंड, मैं पूरा गिटार दिखना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो ठीक है, फर्स्ट नोट सी होता है, सी से स्टार्टिंग करते हैं, बट अभी उसको भूल जाओ। कोई भी नोट रैंडम लेते हैं और उसके आगे का क्रोमेटिक निकालते हैं, वही सुर है, बस आगे का जो भी आपको पता ही, आपने सब याद कर ही लिया है। फर्स्ट नोट मैं मानता हूँ, जैसे ये ओपन स्ट्रिंग है, ई है, फर्स्ट नोट तो मुझे मिल गया ई। ई नोट होता ही है, आपने पढ़ा है ना क्रोमेटिक स्केल, उसमें सी डी ई होता है, तो ई मिल गया पहला नोट मुझे। फर्स्ट नोट जब मिल गया तो जब मैं फर्स्ट फ्रैट में प्रेस करूंगा तो मुझे उसके आगे के नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आगे आगे जैसे बढ़ता जाऊंगा तो मुझे नेक्स्ट नोट्स मिलते जाएंगे। फर्स्ट नोट मिल गया ई, ई के बाद क्या आता है, एफ, तो ये मैंने फर्स्ट फ्रैट में प्रेस किया, ये हो गया एफ। एफ के बाद क्या आता है, एफ शार्प, नेक्स्ट फ्रैट पे आ जाओ, एफ शार्प, फिर थर्ड फ्रैट पे आ जाओ, आगे बढ़ते रहो, जी, आगे बढ़ते रहो, जी शार्प, ए शार्प, उसके बाद क्या आता है, बी, बी के बाद डायरेक्ट सी, कोई नोट नहीं होता बीच में, फिर सी शार्प, देन डी, डी शार्प, ई, ई से शुरू किया, ई पे खत्म किया। अब आप देखेंगे कि ये पूरे 12 ही नोट हैं, 12 फ्रैट्स तक, हर फ्रैट में एक नोट है, तो 12 फ्रैट पे मैंने खत्म किया, तो 12 नोट हो गए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लास्ट खत्म किया था, ई से स्टार्ट किया, ई पे खत्म किया। ऐसे ही सब स्ट्रिंग्स पर है नोट्स। अब नेक्स्ट क्या आपका, ये जो कौन सा स्ट्रिंग है, ये ए, ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग दिख रही है ना आप लोग को, ए स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट नोट मिल गया ए के बाद के निकालते हैं, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, खत्म। ए पे स्टार्ट किया, ए पे खत्म किया। अभी नेक्स्ट नोट है आपका डी, मिल गया नोट आपको, ऑटोमेटिकली नोट मिल गया, ये डी। तो डी का कैसे निकलेगा, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी। सेम 12 फ्रेट में आके ही खत्म होता है सब, क्योंकि 12 ही नोट होते हैं टोटल। नेक्स्ट आपकी स्ट्रिंग है जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, ऐसे करते चले जाएंगे। नेक्स्ट आपका है बी, सेम बी का भी ऐसे होगा, सी, बी के बाद सी आता है तो फर्स्ट फ्रेट पे सी, सेकंड फ्रेट पे सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, बढ़ते जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्ट्रिंग फिर आपकी ई है, सॉरी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये हम ऐसे गिन रहे थे तो ये लास्ट हो गई, वैसे फर्स्ट स्ट्रिंग होती गिटार की। तो ये भी ई है, ये भी ई थी, तो दोनों सेम ही हो गए। जो नोट्स यहाँ निकले वही यहाँ भी निकलेंगे। ये ई है तो फर्स्ट फ्रेट पे एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, खत्म। सारे नोट्स निकाल दिए आपने। अगर मैं रैंडमली बोलूँ, अच्छा ये तो आपकी 6 स्ट्रिंग्स हैं, ई, ए, डी, जी, बी, ई, तो सिर्फ यही नोट्स थोड़ी है हमारे पास, तो और भी बहुत सारे नोट्स हैं। ये तो दोनों सेम हो गए, रिपीट हो गया, तो एक ही नोट कंसिडर करो। तो 1 2 3 4 5 नोट आपको मिल गए, बचे हुए 7 किधर है? और भी है ना हमारे पास, ई तो नहीं है, ए तो नहीं है। अब इसमें स्ट्रिंग कौन सी है? क्या एफ स्ट्रिंग है इसमें? क्या सी स्ट्रिंग है इसमें? नहीं है ना। ए स्ट्रिंग है, डी, 5 मतलब इसमें 5 नोट आपके पास हैं, बाकी के बचे हुए 7 नोट की यहाँ पे नहीं है। अब वो हमें फाइंड करना है, कैसे? तो सी से स्टार्ट करते हैं। मैंने रैंडम कोई नोट ले लिया, सी, सॉरी। अब मुझे सी का क्रोमेटिक निकालना है, मतलब सी के 12 नोट निकालने हैं आगे के। कैसे निकालूंगा? किधर है सी? पहले मैं सी ढूंढता हूँ। तो सपोज ये सेकंड स्ट्रिंग है ए, तो ए शार्प, बी, सी, मिल गया सी। अब सी के आगे बढ़ूंगा तो पूरा निकल आएगा सी का भी, लाइक सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, मिल गया। सिंपल है, ऐसी कोई भी निकाल लो आप। अब जैसे हमने ये किया था ए का किया था, ए शार्प का चाहिए हो तो ए शार्प ढूंढ लो, फर्स्ट नोट मिल गया ए शार्प। कैसे? ए तो स्ट्रिंग ही थी, फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस किया तो ए शार्प। अब ए शार्प का निकालेंगे तो ए शार्प से स्टार्ट करेंगे, ए शार्प पे खत्म करेंगे। ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। गिनोगे तो 12 ही नोट निकलेंगे। ये 13th फ्रेट है, अगर फर्स्ट फ्रेट से स्टार्ट किया तो 13 पे जाके ही तो टोटल 12 होंगे ना आपके। तो 12 ही नोट्स निकल के आएंगे आपके। आप कोई भी रैंडम नोट उठा लो, 5 तो हमारे पास थे ही एज अ स्ट्रिंग, बाकी के बचे 7 हमने उठा लिए कहीं से भी। तो समझ में आया इतना? चलते हैं और आगे चलते हैं। तो अभी क्या करना है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाता हूँ, उसमें बचा हुआ जो भी थ्योरी रह गई, लाइक किस तरह नोट्स निकलने हैं। सी का हमने स्केल बनाया, जो बजाया था हमने सारे पता नहीं सब, तो वो नोट्स कैसे निकले? एक फॉर्मूला है मेजर स्केल का, एक फॉर्मूला है माइनर का। मेजर निकालेंगे, कैसे निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, 20 मिनट्स अप्रॉक्स होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेता हूँ, वो भी देखते हैं, जितनी भी जाएगी करेंगे, बट हम लोग ठीक है कवर करते हैं, नो इश्यूज। चलिए, थैंक यू।